रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग आप सभी के बीच में ऑल सब्जेक्ट का 90 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। दोस्तों ऑल सब्जेक्ट यानी 90 क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल के एग्जाम के लेवल का क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट 1। जो बच्चे टेस्ट दिए हैं उनको आज ये सॉल्यूशन मिलेगा और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको नया नया क्वेश्चन दिखाई देगा। बस यही बात, फर्क यही है ना। चलिए सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एक बार आप सब लोग थम्स अप दे देंगे मुझे, है ना। एक बार थम्स अप मुझे दे देंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सर, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप लोग तैयार हैं क्वेश्चंस देखने के लिए जो आपके टेस्ट में रहा था। जय हिंद सर, जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट हो जाए दोस्तों। और जो बच्चे इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना पड़ेगा। दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग का ज्वाइन करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली सर्च करिएगा टोटल लर्निंग तो वो भी आ जाएगा, ठीक ना। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस भी लिखा हुआ है। देखिए आप लोग बार बार हमसे पूछते रहते हैं, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 5 मार्क्स मिलेगा। परीक्षा के दौरान आपको एक हार्ड कॉपी और कलम रखनी चाहिए जब आप इस एग्जाम को दे रहे हैं, मेरा वाला यानी टोटल लर्निंग का, है ना। तब आपके पास वो कॉपी और कलम होना चाहिए। और ऐसे वहाँ पे तो कॉपी देता है, आपको केवल कलम ले जाने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने पहला सवाल दोस्तों, है ना। आपके सामने पहला सवाल है कि ऊष्मा चालकता का मात्रक क्या होता है। ऊष्मा चालकता का मात्रक क्या होता है, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा आप लोग को, है ना। पीडीएफ ही कुछ इस प्रकार से है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन है W m के पावर -1 k के पावर -1। ऑप्शन नंबर बी है J m k के पावर -1। ऑप्शन नंबर सी है J m के पावर -1 k के पावर -1 और W m k के पावर -1। जल्दी से बताइए, ऊष्मा चालकता का फॉर्मूला याद है ना सारे स्टूडेंट्स को। हाँ जी, बहुत अच्छा दोस्तों। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक ना। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अब ये फॉर्मूला कौन सा लगा है, जरा मैं फॉर्मूला सारे बच्चों को दे देना चाहता हूँ ताकि आप लोग देख लीजिएगा, है ना। d(θ/dt), है ना, और इंटू एरिया के साथ होगा, क्या होगा दोस्तों, हाँ, dt/dx। ये आपके सामने फॉर्मूला था जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, विमा निकालने के लिए, यूनिट निकालने के लिए ना, सारी चीज़ें बताना था। मेरा बहुत गलत हुआ है उस दिन, कोई बात नहीं बुआ, पहला दिन था, अभी तो बहुत सारा टेस्ट देना बाकी है। चलिए देखिए, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है जो हमने दिया है। किधर गया भाई, और छोटा करना पड़ेगा, दिख रहा है ना आप सभी को। चलिए क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक गेंद विराम अवस्था में टी समय पर, है ना, टी समय पर ऊंचे उठे प्लेटफॉर्म से छोड़ी जाती है ना, ऊंचे उठे प्लेटफॉर्म से छोड़ी जाती है। इसके 6 सेकेंड के बाद उसी प्लेटफॉर्म से एक अन्य, है ना, एक अन्य गेंद भी के साथ नीचे की ओर फेंकी जाती है। दोनों गेंद 18 सेकेंड के बाद मिलती है, तब दोस्तों भी का मान क्या होगा, तब भी का मान क्या होगा। क्वालिटी बढ़ा लीजिए जिसको जिसको नहीं दिख रहा है। हमको तो दिख रहा है सर, हमको तो दिख रहा है, उम्मीद है आपको भी दिखेगा। हमको तो दिख रहा है। 360 कर लीजिए आप लोग, 360 कर लीजिए। ऑप्शन आप सभी के बीच में है, ये देखिए ऑप्शन आप सभी के बीच में 75, 55, 40 या फिर 60। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक ना। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कौन सा चैप्टर का है, तो ये आपका मोशन वाला भी कर सकते हैं या फिर ग्रेविटी वाले से भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों का फॉर्मूला इंक्लूडेड है ना, दोनों का फॉर्मूला इंक्लूडेड है। ऐसे तो आप ग्रेविटी भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग मोशन के इसको उठा करके लेके चलते हैं। एक फार्मूला था दोस्तों, हाइट बराबर, है ना, हाइट बराबर क्या था, u × t प्लस हाफ GT² था ना। ये फार्मूला आप लोग को याद था, ये फार्मूला याद है। तो आप पहले वाले गेंद के लिए लेकर के चले, यहाँ पे t = 0,
और इसका क्या था 18 सेकंड के बाद इसका अंतिम है ना। देखिए 18 सेकंड के बाद स्टार्टिंग जो है दोस्तों 0 समय पे हुआ, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 18 सेकंड, ठीक ना। और ऐसे भी दोस्तों ये वाला वैल्यू को 0 कर देगा, विरामावस्था से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे दोस्तों गेंद क्या हो रहा है, विरामावस्था से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि u का वैल्यू 0। और u यानी एक चीज़ तो पता ही होगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वह 0 ही हो जाता है, ठीक है। प्रेरणा कुमारी ये कर रही है, अच्छा से नहीं दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ाओ सब अच्छा से दिखेगा, हमारे पास तो दिख रहा है, ठीक ना। तो आप इस फॉर्मूले का पुट करिएगा तो इतना बचेगा, इतना बचेगा। तो हाफ जी टी स्क्वायर करिए, हाफ जी टी स्क्वायर करिए तो जी का वैल्यू आपको कितना रखना है दोस्तों, जी का वैल्यू हमको कितना रखना है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जी का वैल्यू हमें 10 रखना है, जी का वैल्यू हमें 10 रखना है। तो आप पुट कर लीजिए। पहला गेंद के लिए जो हाइट होगा दोस्तों, पहला गेंद के लिए जो हाइट होगा वह हाफ 10 गुने 18 गुने 18 होगा, यानी मैं कहूँ 9, है ना। यानी फाइनल दोस्तों एच का वैल्यू 1620 मीटर, 1620 मीटर हमारे सामने आ जाएगा। ये पहला वाला गेंद के लिए है। अब दूसरी वाली गेंद के लिए भी वही चीज़ है, लेकिन दूसरी वाली गेंद के लिए टाइम दोस्तों कितना हो जाएगा। अब कहता है 6 सेकंड के बाद, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है जब वह t बराबर 0 पर गिरता था तो वह 6 सेकंड के बाद गिरा जाता है। यानी दोस्तों अब की t का वैल्यू कितना रखना है, 18-6 रखना है, 18-6 यानी कि 12। u का वैल्यू तो हमेशा क्या होगा, u का वैल्यू v के बराबर हो जाएगा, है ना। इसका जो अंतिम वेग है वह इसका शुरुआती वेग हो जाएगा। और g का वैल्यू तो आप लोग को 10 ही रखना है, 10 ही रखना है। तो आप आसानी से v का वैल्यू निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा कि नहीं। देखिए h बराबर हाँ, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे ना होता है। u इंटू टी हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर से आप h का वैल्यू आपको 1620 था, u का वैल्यू भी था, t का वैल्यू 12 था और इसका वैल्यू हाफ था, इसका वैल्यू 10 था और इसका वैल्यू भी 12 था। उम्मीद है कैलकुलेट करिए इसको आंसर। तो यहाँ पर से आपको v का वैल्यू ही चाहिए। देख लीजिए v का मान क्या होगा आपसे पूछा जा रहा था, और v का वैल्यू हमारे पास जब कैलकुलेट करके लाइएगा वह क्या आ जाएगा दोस्तों 75 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल तो थोड़ा सा आपको टफ लगवे करेगा, न्यूमेरिकल में तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करिएगा। किसी प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई तथा ऊंचाई परास आपस में बराबर है। देखिए दोस्तों दो चीज़ लिखा है, कोई एक प्रेक्षक है दोस्तों जिसकी ऊंचाई जो है वो अधिकतम ऊंचाई है और ऊंचाई जो परास है यानी रेंज का वैल्यू जो है वो इक्वल है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जो प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण क्या होगा, यानी एंगल क्या होगा। सर एंगल पूछा जा रहा है, बताइए एंगल थीटा का वैल्यू क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है थीटा बराबर कहता है tan इनवर्स 1/4, थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स 4, थीटा बराबर है tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 2 और थीटा बराबर 45। किसी प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई तथा देखिए दोस्तों हाइट और रेंज, यानी हाइट जो है दोस्तों और रेंज जो है वह इक्वल है। एक इक्वेशन आपके सामने है और देन आपसे पूछ रहा है थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप लोगों को दोस्तों मैंने पढ़ाया था प्लेन मोशन यानी समतल में गति, है ना। तो ये उसी चैप्टर का सवाल है, प्लेन मोशन यानी कि समतल में गति। मोस्ट इंपोर्टेंट काम के लिए बन जाएगा, है ना। टेस्ट का सवाल कुछ इसी तरीके से था सर, है ना। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, थीटा बराबर tan इनवर्स 4 था, है ना। आप लोग कैलकुलेट करिएगा। आर का वैल्यू आप सभी को पता है ना, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, है ना। और जो एच का मान होता है दोस्तों, एच का मान क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये दोनों का वैल्यू पता है और आपको क्या निकालना था, थीटा का वैल्यू निकालना था। यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, दोनों इक्वल है सर, तो आप लोग इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों कहता है एक कण, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों एक कण से
मेरा कमेंट आपके पास नहीं जाता है। पूजा राज आपका कमेंट आ रहा है बुआ। नेगेटिव मार्किंग पैरामेडिकल के एग्जाम में नहीं होता। एक कण को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, ठीक ना, 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो उनकी महत्तम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि दोस्तों प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा के है तब, है ना, अगर 45 डिग्री पर फेंक रहे हैं तो गतिज ऊर्जा का क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। k/√2, k/2, 2k या फिर k, जल्दी से फटाफट बताएंगे, ठीक ना। ये सब न्यूमेरिकल सवाल सर बहुत इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। चलिए याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? k/2। ये फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना, 12mv²। और जब किसी वस्तु को क्षैतिज से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वेलोसिटी क्या हो जाता है दोस्तों? v cos थीटा, और थीटा आपका तो वैल्यू 45 डिग्री है, तो आप आसानी से इसका मान पुट कर सकते हो। ये आपको क्या है दोस्तों, किसी वस्तु को आप ऊपर फेंक रहे तो वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वह v × cos थीटा होता है, एंगल के विथ प्रूफ। क्योंकि वेलोसिटी क्या कहता है दोस्तों? डायरेक्शन के साथ कहता है। वेग क्या कहता है? डायरेक्शन के साथ। तो ये हमारा कॉस क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। वी हमारा मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बता रहा है। सारी बातें समझिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी तरीके से अटेम्प्ट होगा, नहीं तो फिर नहीं अटेम्प्ट होगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, ये देखिए ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये तो याद करे वाला क्वेश्चन है। कहता है यदि वेलोसिटी v पलायन वेग हो तथा पृथ्वी के निकट कक्षा में परिक्रमा करते किसी उपग्रह का कक्षीय वेग v0 हो, है ना, v0 हो, तो उनके बीच संबंध क्या होगा? यानी कि दोस्तों पृथ्वी है, पृथ्वी भी चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के आगे भी चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट, तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है सर? v0 = √2 ve, या v0 = ve बराबर √v0, या फिर ve बराबर √2 × v0। आंसर मिलाइए दोस्तों जल्दी जल्दी से फटाफट। देखिए उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट होगा, है ना, ve बराबर √2 × v0। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ठीक ना। ये देखिए ये थ्योरिकल पार्ट का सवाल था, उम्मीद आप लोग को याद होगा। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये एंट्रैपी निकालने के लिए पूछा जा रहा है। कह रहा है जब 0 डिग्री सेल्सियस 1 kg बर्फ 0 डिग्री जल में परिवर्तित हो जाता है तो इसकी एंट्रैपी परिणामी ही परिवर्तन होगा। क्या होगा दोस्तों, है ना, कितना है? 273 कैलोरी पर केल्विन, है ना, 8 × 10⁴ कैलोरी पर केल्विन, 80 कैलोरी पर केल्विन, 293 कैलोरी पर केल्विन। जल्दी से फटाफट बताएंगे दोस्तों। तो ऊष्मा कैसे निकालेंगे, एंट्रैपी कैसे निकालेंगे? कितना है सर? 1 kg है, 1 kg है ना, है ना, तो 1 kg है दोस्तों। तो इतना तो याद होगा ना, बर्फ का कितना पिघलने में कितना लेता है, अवस्था चेंज करता है, गुप्त ऊष्मा जिसको हम लोग कहते हैं, गुप्त ऊष्मा याद है ना। तो याद रखिए दोस्तों 1 kg मतलब 1000 ग्राम, है ना, 1000 ग्राम गुने 80 यानी 8 × 10⁴ कैलोरी पर केल्विन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दोस्तों करेक्ट होगा, 8 × 10⁴। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी में टिक करे थे उनको जरूर 5 नंबर मिला होगा सर, 5 नंबर एकदम मिला है, गारंटेड ठोक लीजिए 5 नंबर मिला था ना जी। चलिए देखिए अगला सवाल दोस्तों, थोड़ा सा लंबा सवाल लिखा गया है ना। कहता है किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, ठीक ना, किसी तार का प्रतिरोध कितना है सर? R ओम है। एक कार को पिघलाया जाता है, वाह जी वाह, कार के पिघला दिए। तार को पिघलाना है तो हम लोग कारे के पिघला रहे हैं। चलिए यहाँ पे सुधार लीजिएगा, तार को पिघलाया जाता है, ठीक ना, और फिर खींचकर मूल तार से n गुना लंबाई वाला एक तार बना दिया जाता है, ठीक है। तब क्वेश्चन कर रहा है कि नया जो तार बनेगा उसका प्रतिरोध क्या होगा। ये भी आपका थ्योरिकल सवाल कह सकते हैं, लेकिन इसको आप लोग उसको आप लोग क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन के आधार पे भी बना सकते हैं। आपके ऑप्शन दिखा देता हूँ, देखिए NR R/N, है ना, N² R और R/N²। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? हाँ, N² R, यानी ऑप्शन नंबर सी, N² R।
ये सब थ्योरी वाला सवाल भी डाला हुआ था जो आप लोग आसानी से तुरंत भर में टिक कर सकते थे। अब सर यहाँ पर से फिजिक्स का क्लास ख़त्म होता है, अब आपके बायोलॉजी के सवाल दिखते हैं यहाँ पर से, ठीक ना। अब आपको विशाल सर आ गए हैं, हाजिर हो गए हैं, ठीक ना। अब दोस्तों विशाल सर में तहलका मचाइए, जल्दी जल्दी से 1000 बच्चे आने चाहिए सर। 90 क्वेश्चन होगा आज भौकाल सीरीज है, आज कम से कम 2-3 हज़ार स्टूडेंट जुड़ जाएँ। चलिए विशाल सर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर टोटल लर्निंग पर। यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन जो दिया गया था टेस्ट में उसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है आपके अपने चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा आप लोग का टेस्ट? आप लोग का टेस्ट सही जा रहा है ना सभी का? चलिए बहुत सुंदर। सबको कम से कम 250 पार करना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कौन एक C4 प्रकाश संश्लेषण पथ का उपयोग करता है? तो कौन करता है जी? ऑप्शन ए में है धान, ऑप्शन बी में है आलू, ऑप्शन सी में गेहूं और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों बाजरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग इसका आंसर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा? बाजरा करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन कहाँ से जनरेट किया गया है? तो क्वेश्चन आपका जनरेट किया गया है दोस्तों पादप जो चैप्टर था वहाँ से ये क्या किया गया था? पादप से आपका क्या किया गया है? इसको जनरेट किया गया है। पढ़े होंगे आप लोग, प्लांट वाला पढ़े हैं ना, प्लांट किंगडम, पादप जगत से ये क्वेश्चन को बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कवक है। तो कवक है क्या है दोस्तों? कवक क्या है? एक प्रकार से उत्पादक है, बी नंबर द्वितीय उपभोक्ता, सी अपघटक और डी में दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता। तो कवक क्या है? 9 नंबर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर, बहुत ही अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा, अपघटक। अपघटक क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कवक जो होता है जैसे कि मैदा को खोलते हैं, तो मैदा को खोलते हैं तो वहाँ पर क्या करता है, वो शुरू ऐसे रहता है ना कि जैसे कि आपको किसी ने, अब बाद में उसको 2 दिन के बाद देखिए ना तो वो सड़ कर क्या होता है, फूल जाता है, यानी कि उस पर क्या करता है, कवक आ जाता है और उसमें अपघटित हो जाते हैं मैदा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आंसर की मिल रहा है जी सभी को? सभी को आंसर की मिल रहा है ना? बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं सभी लोग, एकदम करेक्ट दे रहे हैं आंसर। सभी लोग टॉप कीजिएगा जी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम 2000 लाइव कर दीजिए। चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्लूकोज के एक अणु के ग्लाइको अपघटन में कितना एटीपी होता है? जल्दी से बताइए, ग्लूकोज के एक अणु में कितना एटीपी होता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। तो 10वां नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग अपना आंसर देना शुरू कर दें। वाह, जो 2 बोल रहे हैं उसका करेक्ट आंसर है, जो कैंडिडेट 2 बोल रहे हैं उसका करेक्ट आंसर है, बाकी जो बोल रहे हैं सबका गलत है। बाबू मिला लो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका लास्ट मौका है, पढ़ने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आंसर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पौधों की कोशिका भित्ति को, पौधा की जो कोशिका भित्ति होता है किससे मिलकर बना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सेलुलोज और ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? वाह, सभी लोग आंसर देना शुरू कर दिए। दिक्कत नवाज, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर 11 नंबर का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सेलुलोज। अब ये बताइएगा, मानव में कोशिका भित्ति पाया जाता है कि नहीं? यस और नोट का जवाब दीजिएगा। मानव में कोशिका भित्ति पाया जाता है जी, यस और नोट? मानव में कोशिका भित्ति पाया जाता है? जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए, यस और नॉट। मानव में कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन वो क्या रहता है, कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति होता है, ठीक है ना, तो उसमें नहीं मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा जीनस की तुलना में कम सामान्य लक्षण रखता है?
तो ऑप्शन ए में दोस्तों जाति, ऑप्शन बी में है संघ, ऑप्शन सी में दोस्तों वर्ग और ऑप्शन डी में है कुल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जाति जो होता है इसका मूल्य रूप रखता है, उसका मूल्य योगदान रखता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेट किया गया सिर्फ आप लोग के लिए कि आप लोग अच्छे नंबर लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा टॉप करें टोटल लर्निंग के स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है साइकस, ऑप्शन बी में है पाइनस, सी में है खजूर और डी में दोस्तों मैरकैंसिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर शेयर कीजिए, सभी लोग गलत बता रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो कैंडिडेट बी बोल रहे हैं वो सबका सही है, जो कैंडिडेट ऑप्शन बी बोल रहे हैं उन सभी का सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पाइनस। पाइनस क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो 7वां नंबर पर आप क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां नंबर यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं घिरे रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं घिरा रहता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी मध्यकाय, ऑप्शन डी राजधानियाँ। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए 14 का करेक्ट आंसर। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम होता है जो किसी भी झिल्ली से नहीं घिरा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता है। चलिए 15 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव में दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। मानव में जो दूध का पाचन होता है वो आरंभिक क्रिया किसके द्वारा पाचन की जाती है। तो ऑप्शन ए लाइपेज, बी पेप्सिन, सी ट्रेप्सिन, डी रेनिन। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। 15 नंबर ऑप्शन सी, जो भी सी बता रहे हैं वो सबका सही है। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर रेनिन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, सॉरी इसका करेक्ट आंसर रेनिन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रेनिन होगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रेनिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरामेडिकल 2022 के लिए। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ से होता है, अर्धसूत्री जो विभाजन होता है दोस्तों कहाँ से होता है। ऑप्शन ए अर्धसूत्री कोशिका, बी कॉनिडिया, सी जेम्यूल और डी गुरु बीजाणु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 नंबर का करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। सभी लोग आंसर देना शुरू कर दिए हैं, बहुत ही अच्छा। ए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। बहुत ही अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अर्धसूत्री कोशिका जो होता है वहाँ से अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है। आप सभी को पढ़ाया गया है दोस्तों, जंतु जगत में पढ़ाया गया है ना एक स्ट्रक्चर के द्वारा, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ डीजी से क्वेश्चन है कि प्रोटोजुआ के कारण कौन सा बीमारी होता है। ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, बी में बैवेसियोसिस, सी ब्लास्टोमाइकोसिस और डी में दोस्तों सिफिलिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी बैबियोसिस, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बैवेसियोसिस। इसका करेक्ट आंसर 17 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका केमिस्ट्री से। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े ही होंगे दोस्तों क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपका ये केमिस्ट्री से अब क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में क्वेश्चन देख सकते हैं 4D, 5D, 5F तथा 6P कक्षा घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किए गए सही विकल्प को बताइए। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों 5F ग्रेटर देन 6P ग्रेटर देन SP ग्रेटर देन 5P, ऑप्शन ए। बी नंबर ऑप्शन है 5P ग्रेटर देन 6P और ग्रेटर देन 5P ग्रेटर देन 4D। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 6 ग्रेटर देन 5F, 5F ग्रेटर देन 5P और फिर उसके बाद 5P ग्रेटर देन 4D।
ये आपका हुआ डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों, 6p ग्रेटर देन 5f और ग्रेटर देन 4d और 4d ग्रेटर देन 5p। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर, यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो गया आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो कैंडिडेट बोल रहे थे वो सभी का सही है। जो कैंडिडेट चंदन पासवान, फिर उसके बाद नेहा प्रजापति, ये सभी लोग ये बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन सा अनुरेखीय, कौन सा जो है अनुरेखीय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा अनुरेखीय है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों CH3 ट्रिपल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड CH। ऑप्शन बी में दोस्तों CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3। और उसके बाद आता है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है रासायनिक आबंध से। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर रासायनिक आबंध से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग आंसर देना शुरू कर दिए, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसको रट जाइए, एकदम रट के आपको क्या कीजिए, एकदम इसको कंठस्थ आप अपने जुबान पर रख लीजिए सभी का आंसर, क्योंकि क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको छूटना नहीं चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, कांसे से यह धातु 50% से अधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन ए एसएन का मतलब होता है टीन, बी ऑप्शन में एफई का मतलब लोहा, ऑप्शन सी में दोस्तों मैग्नीज और ऑप्शन नंबर डी में है कॉपर। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कांसा में सबसे ज़्यादा क्या जाता है? तो कांसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों कॉपर पाया जाता है। आपको हम बताए थे क्लास में, ये सब आपका क्वेश्चन सेट किया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आइसोपेंटेन में कितने द्वितीयक कार्बन परमाणु होते हैं? आइसोपेंटेन में कितने द्वितीयक कार्बन परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आइसोपेंटेन में टोटल 1 के द्वितीयक कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 1 द्वितीयक कार्बन परमाणु होते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड की सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति जो होता है, अम्लीय प्रकृति है? कौन सा अम्लीय प्रकृति है? ऑप्शन ए वेरॉन ऑक्साइड, ऑप्शन बी वेरॉन ऑक्साइड, फिर उसके बाद दोस्तों सी में मैग्नीशियम ऑक्साइड और डी में कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, जो कैंडिडेट बी बोल रहे हैं वो उनका बहुत ही अच्छा है, सबका सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी स्थिति में वांडर वाल्स वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। आदर्श गैस कहने का मतलब नोबल गैस, यानी कि अक्रिय गैस जो वायुमंडल में खुली अवस्था में रहती है। ऑप्शन ए उच्च ताप निम्न दाब, बी निम्न ताप उच्च दाब, सी उच्च ताप उच्च दाब, ऑप्शन डी निम्न ताप निम्न दाब। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइएगा। बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। आप लोग पढ़ के ज्वाइन कीजिएगा, जब भी टेस्ट दीजिएगा ना तो क्लास पढ़ के, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो कैंडिडेट ए बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नाइट्रोजन की CaC2 के साथ अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? यदि नाइट्रोजन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? ऑप्शन ए CaCN3, ऑप्शन बी CA2CN, ऑप्शन सी CaCO
CN2, ऑप्शन डी CaCN। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा जवाब दिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो आप बताइएगा रक्त का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से आप लोग बताइए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान कितना होता है जी? सभी लोग आंसर जल्दी से शेयर करो। सभी कैंडिडेट शेयर करेंगे और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है? पॉलीथीन जो है वो किस यौगिक का बहुलक है? ए मेथेन, बी एथेन, सी एथीन, डी एथाइन। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पॉलीथीन, यानी कि एथीन। क्या दिख रहा है दोस्तों? पॉलीथीन किससे मिलकर बना है? तो एथीन से मिलकर बना है, इसीलिए पॉलीथीन हुआ है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सी गैस जो है धातु द्रव पर रहती है? कमरे का ताप पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी बेरॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धातु दोस्तों, कौन सा धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है? जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, सही आंसर बताइएगा, गलत आंसर नहीं बताइएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर धातु दिया गया है तो आपका पारा होगा। यदि अधातु देता तो ब्रोमीन होता। अधातु यानी कि नॉन मेटल रहता तो वहाँ पर ब्रोमीन होगा, और जहाँ पर आपको मेटल दे दिया यानी कि दोस्तों आपका क्या होगा? पारा होगा। तो यहाँ पर धातु का शेयर किया गया है, तो आप धातु का करेक्ट आंसर क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दूध और जल का अनुपात 64 लीटर है। दूध और जल का अनुपात 64 लीटर में 5:5:3 है। इस अनुपात को 3:5 बदलने के लिए तुम्हारा है। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए आइए, गणित के सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी से फटाफट देखिए और आंसर बताना स्टार्ट करिए। क्या दोस्तों, दूध और जल का अनुपात कितना है? 64 लीटर है, जिसमें 5:3 है, यानी कि 5 दूध है और 3 जल है। अगर दोस्तों हमको दूध का अनुपात कुछ इस तरीके से बनाना है, यानी कि दूध को कम और पानी को ज़्यादा करना है, तो कितना लीटर और पानी डालेंगे? हाँ, इसका ट्रिक था दोस्तों, इसका जो ट्रिक था आप लोग ट्रिक से बना सकते हैं इसको। यार देखिए ट्रिक किया था दोस्तों, अगर देखिए सबसे पहले सवाल को पकड़ना है। सवाल पकड़ना है दोस्तों कि रेशियो देखिए क्या है? रेशियो है 5:3, और हमको बदलना किस में दोस्तों? 3:5 में, यानी इसका उल्टा रेशियो है। तो क्या करते थे दोस्तों, जितना लीटर पानी है उसमें हम लोग क्या करते हैं? रेशियो का अंतर करते थे, यानी कि 5-3 या 3-5। रेशियो का अंतर मतलब होता है ज़्यादा में से कम, यानी 5 में से 3। और दोस्तों नीचे में क्या लिखते थे? कम वाला। याद है ना सबको? कम वाला, यानी कि 5 और 3 में से सबसे कम कौन सा रेशियो है? तो वो 3 है। तो बताइए यहाँ पर से कितना हो जाएगा? 64 × 2/3। और जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए दोस्तों 42 + 2/3, और इसी को हम लोग पूर्णांक में भी लिखते हैं 42.2/3। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सर आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आंसर कौन कौन है स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी आंसर होगा दोस्तों। सी एकदम करेक्ट, गर्दा कवाड़ दिए आप लोग। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा, हम आ गए सर, हम आ गए। लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, सर। चलिए अगला सवाल दोस्तों कहता है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर घंटा से साइकिल की सवारी से 4 घंटा 3 मिनट, है ना, 4 घंटा 30 मिनट होना चाहिए था।
4 घंटा 30 मिनट में पहुंचता है, ठीक है, तो 1 घंटा यदि उसे प्रारंभ में ही 1 घंटा 30 मिनट देर हो जाए तब वह शहर, है ना, तब शहर समय पर पहुंचने के लिए उसे चाल से सवारी करनी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों उसको टाइमली एकदम जितना रास्ता है उसी के टाइम पे दोस्तों उसको जाना है, तो उसको कितना चाल होना चाहिए। तो कौन कौन स्टूडेंट बता रहे थे, कौन कौन स्टूडेंट अपना अपना आंसर बता रहे थे, जरा मैं चेक करूँ उन सभी स्टूडेंट्स का। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छी बात है, शानदार, ज़बरदस्त। तो इसका आंसर दोस्तों जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी को मारे थे यानी 18 किलोमीटर, उनका सही था सर। इनका इसका भी हॉट ट्रिक था, आप लोगों को मैंने बताया था, इसका भी हॉट ट्रिक था, ठीक था ना सर। फॉर्मूला सेम है सर। क्या पूछा जा रहा है, चाल ना, आपसे पूछा जा रहा है क्या, चाल। तो मालूम है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा में समय। हमारे पास जिक्र क्या किया गया है दोस्तों, हमेशा समय का जिक्र है। 4 घंटा 30 मिनट में पहुंचता है, 1 घंटा 30 मिनट ज़्यादा लेता है, तो बात यहाँ पे दोस्तों समय बराबर फॉर्मूला भी इसमें यूज हो जाएगा, दूरी बटे में चाल, ठीक है। हाँ, सी वाले स्टूडेंट का सही है। चलिए सर ये सवाल बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर बट्टे में 893 गुने 786 बराबर है, किसके बराबर है। देखिए 2 के, 3 के, 4 के या 9 के। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है सर, प्रीवियस ईयर पूछा गया है, उसी को मैंने डाला है यहाँ पे। तो ये तो दोस्तों डायरेक्टली आप लोग 4 भी टिक कर सकते हो, क्योंकि इसका फार्मूला ही है ए, देखिए इसका फार्मूला ही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस रहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बट्टा में ए गुने बी रहे, तो डायरेक्टली इसको हम लोग 4 ही कहते हैं। देख लीजिए एकदम सेम फार्मूले पे है, ना आगे है ना पीछे है, डायरेक्ट फार्मूले पे है ना। तो देखिए आपके एग्जाम में कैसा कैसा लेवल है सर, लेवल पकड़ो आप लोग, हम लोग लेवल सजेस्ट करवा रहे हैं आपको, ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेवल पकड़ो केवल, ठीक ना। चलिए अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 कहता है इस समय एक माँ की आयु अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी है। वर्तमान समय में माँ की जो आयु है दोस्तों वह बेटी की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। और आगे पढ़िए, और आगे लिखा हुआ है 12 वर्ष के बाद, यानी पश्चात का मतलब होता है 12 वर्ष के बाद माँ की आयु अपनी बेटी की आयु से दुगनी होगी। तो इस समय बेटी की आयु क्या है, बेटी की आयु पूछ रहा है। बहुत आसान दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझिए। बेटी का आयु यानी वर्तमान में बेटी की आयु क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, वर्तमान में, है ना, प्रेजेंट में, यानी कि है ना, प्रेजेंट में जो बेटी की आयु है दोस्तों, बेटी की आयु कितना है, बेटी की आयु x मान लेते हैं, ठीक है। बेटी की आयु x मानते, माने में तो कोई पैसा उसा लग नहीं रहा है। अब देखिए, अब माँ की आयु निकाल दीजिए फटाफट एकदम। माँ की आयु कहता है बेटी की आयु के 3 गुनी है, यानी बेटी में 3 से गुना करेंगे तो वह माँ के बराबर हो जाएगी। यानी सर बेटी और माँ की वर्तमान आयु हमको पता है। अब एक चीज़ और कहा है सर कि जो 12 वर्ष पश्चात माँ की जो आयु है, 12 वर्ष पश्चात जो माँ की आयु है वह बेटी की आयु से दुगनी है। पहले इसको 12 वर्ष कर दीजिए, तो x + 12 कर दीजिए, ये बेटी की आयु हो गई, और इधर 3x + 12 यह माँ की आयु हो गई। दोनों बराबर कब होगा सर, अगर माँ की आयु और बेटी की आयु बराबर कब होगा, आपके एक इसी क्वेश्चन में कहा है 12 वर्ष के बाद माँ की आयु बेटी की आयु से 2 गुनी होगी। यानी सर 2 किधर गुना करें, बड़ा में कर दे या छोटा में कर दे, आप ही लोग बताना, बड़ा में करे या छोटा में। ये सब सवाल आपको चुटकी बजा करके आना चाहिए था, है ना। तो यहाँ इस साइड में 2 से आप कैलकुलेट कर दीजिए x का वैल्यू, आप लोग तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 24 = 3x + 12। ये आपके सामने इक्वेशन है, आप लोग x का वैल्यू फाइंड करो और बेटी का भी वैल्यू, बेटी के पूछ रहा था ना, वही आपका आंसर हो जाएगा, x के मान आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्टली दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हम लोग का आ जाएगा, ठीक ना। देखिए इधर आएगा कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा x, 12 में से इधर जाएगा 12 ही बचेगा, है ना। 24 में से 12 जाएगा 12, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग।
अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 800 का 40% निम्नलिखित में से किसके बराबर है। 800 का 40% निम्नलिखित में से किसके बराबर है। बहुत आसान। 800 का मतलब गुना 40%, प्रतिशत को हटाइए 100 लिखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 800 को 32 यानी 320 आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों 320 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आंसर 320 हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना। चलिए इसका आंसर तो आप लोग सही में टिक तो कर दिए होंगे, सब लोग को आंसर शीट मिल गया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, हाँ क्या हो गया, हाँ 2 के पावर x माइनस 1। देखिए क्वेश्चन है 2 के पावर 2x माइनस 1 बराबर है 1/8 के पावर x माइनस 3 के, तो देन x का वैल्यू क्या होगा, यही सवाल है। आसान है ना, आसान है ना। सबसे पहले आप क्या करिए दोस्तों, इसको ऊपर ले जाइए, यानी कहने का मतलब इसको बराबर कर देते हैं सर। यानी कहने का मतलब है कि 2 के पावर 2x माइनस 1 बराबर है ना, यहाँ कर दे 8 के पावर माइनस x और ये प्लस 3 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब देखिए अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कोशिश करते हैं, हाँ ठीक है सब चीज़ सही है। अभी इसको भी 2 के पावर में तोड़ दीजिए, इसको क्या करिए 2 के, तो यहाँ से 2 का क्यूब हो जाएगा यानी -3x प्लस 9 हो जाएगा, मेरे ख्याल से इतना आ जाएगा। सो सर बेस समान है तो मेरे यहाँ पे पावर भी इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा। इसको इस साइड लाइए, इसको इधर भेजिए, यानी सर इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसको इस साइड और इसको इस साइड कन्वर्ट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे सीट, तो 10 बराबर कितना जाएगा 5x। सो x बराबर 2 आंसर, x बराबर 2, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए 2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए 2 आंसर होगा, है ना। देख लीजिए दोस्तों 90 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, थोड़ा सा लंबा भी क्लास चलेगा, एकदम बेफिक्र होकर के आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक ना, बेफिक्र होकर के पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों के साथ। चलिए अब टेस्ट देना नहीं भूलिएगा, डेली आप लोग टेस्ट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उसका औसतन भार 45 kg है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी जो क्लास को छोड़ करके चला जाता है, अगर क्लास छोड़ता है दोस्तों तो 100 ग्राम कम हो जाता है, औसत क्या हो जाता है 100 ग्राम कम हो जाता है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन में कि वो विद्यार्थी का भार कितना है। सवाल बहुत इंटरेस्टेड था, सवाल बहुत इंटरेस्टेड था दोस्तों। इसका ट्रिक बताए थे, ठीक ना, याद है ना आप लोगों को, ट्रिक याद है ना, ट्रिक मत भूलिएगा। 50 विद्यार्थी कितना था 45 kg औसतन भार था, ठीक है, और कितना कम हो जाता है देखिए 50 गुने 45 माइनस करेंगे, एगो विद्यार्थी कम यानी 49 गुने कम हो जाता है ना, 45 माइनस 0.1, ये आपका करेक्ट आंसर देगा दोस्तों। इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करिए तो फटाफट सारे स्टूडेंट्स। चलिए हम ही कैलकुलेट करके बता देते हैं दोस्तों। 50 × 45 कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 × 45 कितना आ जाएगा 2250 माइनस, अब दोस्तों 49 स्टूडेंट्स हो गए, एगो विद्यार्थी को भगा दिए। अब औसतन में कितना होता है 100 ग्राम की कमी होता है यानी 0.1 kg, है ना। 45 माइनस 0.1 kg, तो फाइनली दोस्तों हमारे पास कितना आ गया 22,22,00.1, यानी दोस्तों 49.9, है ना, इतना ही आएगा ना, 49.9 ही आएगा, घटाइएगा तो इतना ही आंसर आएगा। देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। मिला सकते हैं, मैच कर लीजिए आप लोग का आया कि नहीं आया, एक बार मैच करिए तो सारे स्टूडेंट्स मैच करेंगे। हाँ सर आ गया है, चलो बहुत अच्छी बात है, सबका कमेंट यहाँ पे चल रहा है सर, दिख रहा है हमको, बहुत अच्छा खुशबू, बहुत अच्छा, हाँ
अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का, एक संख्या 36 से उतना ही अधिक है जितना कि 16 से कम है। एक सवाल है दोस्तों कि 36 से उतना ही अधिक है जितना कि 86 से कम होना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन में मिस्टेक है, 86 से कम होना चाहिए। क्वेश्चन सुधारिएगा। वह संख्या क्या है? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हुआ होगा, हमको पता है ना। टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था पहला टेस्ट में टाइपिंग में दिक्कत हो गया था। यहाँ पे 86 कर लीजिएगा आप लोग, 86 करिएगा ना, 86 करिएगा आप लोग तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, आपका ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों 36 से कम है, दोनों को जोड़िए ना सर, दोनों को जोड़िए, यानी कि दोनों के बिचवा के मान खोज रहा है। यानी देखिए 36 से उतना ही अधिक है, यानी 36 से आगे जाना है और 86 से पीछे आना है। यह देखिए 36 एक है, एक 86 है, 36 से आगे जाना है और 86 से हमको पीछे आना है, यानी कि सर बिचवे के कहानी बता रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको अगुआ अच्छा से बनाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 61, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट जो टिक किए होंगे उनका सही आंसर आया होगा, ठीक ना। चलिए ऐसे भी आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ऐसे आप लोग देख सकते हो 36 से अधिक है 16 से कम हो जाएगा। 36 से कोई भी डिजिट है, 36 से अधिक है 16 से कम कैसे हो जाएगा? यानी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। आपने पकड़ा होगा, ज़रूर पकड़ा होगा, मुझे पता है आप लोगों के अंदर उतना टैलेंट है ना। चलिए ठीक है सर। अगला सवाल है दोस्तों कि श्याम एक मोबाइल फ़ोन को 1950 रुपये में बेचकर 25% घाटा सहता है, तो वो कहता है कि कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। बताइए आप सभी लोग, कितना रुपया में वो बेचेगा कि 30% का प्रॉफिट होना चाहिए? वो बेच रहा है 950 रुपया में, तो 25% का लॉस हो रहा है। उसको प्रॉफिट चाहिए कितना? उसको प्रॉफिट चाहिए 30%। अभी उसको लॉस कितना हो रहा है दोस्तों? 25 हो रहा है, 25 हो रहा है। सेलिंग कितना में कर रहा है? इतना में कर रहा है। उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 30% चाहिए। हमको यहाँ पे इन दोनों की सहायता से आप क्या निकालिए? सीपी निकालिए। जब सीपी निकल जाएगा तो इन दोनों की सहायता से आप एसपी निकालिए। देखिए फर्स्ट स्टेप ये और सेकंड स्टेप ये, फाइनल आंसर आपका 5 नंबर सर, 5 नंबर एकदम। देखिए समझिए। अच्छा दिमाग में घूम गया था, हाँ घूमेगा नहीं, काहे नहीं घूमेगा। देखिए बताइए, ये दो स्टेप में बनेगा सवाल। ऐसे तो ट्रिक भी हमने बच्चों को बताया था अपने क्लासरूम में, इसको 1 स्टेप में भी बना सकते थे सारे स्टूडेंट्स, बट 2 स्टेप में बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए दोस्तों, हम डायरेक्टली बता देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेशन। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3380, यानी 3380 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3380 रुपया। चलिए अगला सवाल दोस्तों, एक धनराशि 20 वर्ष में सरल ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, तो उसी दर पर वह कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? सवाल इंटरेस्टेड दोस्तों ट्रिक वाला है। 2 गुना हो जाएगा यानी n2 - 1 बटा में n1 - 1 गुने t1 बराबर ये t2 निकलेगा। सवाल बताए थे ना आप लोग को, ये सब कॉन्सेप्ट बताए थे ना। t2 बराबर है ना 2 - 1, ये 3 गुना हो रहा है 3 - 1 गुने कितना वर्ष में? 20 वर्ष में, है ना। तो खैर आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10, है ना। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10, है ना। कितना आसान सवाल था दोस्तों आपके टेस्ट में। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कहता है a + b, यानी a और b दोनों मिलके 12 दिन में, b और c दोनों मिलके 15 दिन में, c और a 20 दिन में। अगर तीनों एक साथ काम करेगा a + b + c, तब कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तब यहाँ पर से दोस्तों क्या करते है ना, 12 गुने 15 गुने 20 और बटा में 12 + 15 प्लस ये 3 गुना है जी, 3 गुना है, तो 12 गुने 15 प्लस 12 गुने 20 प्लस उतना नहीं करते हैं सर, डायरेक्टली 1 + 12 1/15 प्लस 1/20 ये करते हैं। सही आंसर रहेगा। इसको उलट देंगे वही आंसर हो जाएगा, इसको उलट दीजिएगा वही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक ना। और 2 से मल्टीप्लाई करके, ये सब में आपको क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी बहुत अच्छा दोस्तों, आंसर तो आ रहा है आप लोग का। यहाँ पे कितना होगा? 10 दिन होगा। यहाँ पे कितना होगा? 10 दिन होगा। हाँ 10 दिन आया ना। 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, और सब में आपको क्या करना है दोस्तों? 1/2 से गुना करना है।
यानी जो फाइनल आंसर होगा, ये ऐसा भी कर सकते हैं, इसको जो कैलकुलेट करेंगे, इसको उल्टा करने के बाद, है ना, उल्टा करने के बाद जो आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों कहता है कि इतना का वैल्यू क्या होगा। हर परिमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर प्लस 5 रूट अंडर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में 7 माइनस 5, देन हो जाएगा 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर 7 5 35, है ना, बट्टा में 2, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, 2 निकलेगा 6 प्लस रूट अंडर 35 इंटू 2 से 2 खत्म, यानी यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 प्लस रूट अंडर 35, 6 प्लस रूट अंडर 35, ठीक ना, 35। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है कि 24,000 15% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, 2.1/3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, बट्टा वाला सवाल आ गया ना, बट्टा वाला सवाल आ गया ना। फार्मूला हम याद दिला देते हैं। फार्मूला क्या है दोस्तों, फार्मूला याद है सब लोग को? हाँ जी, फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए, CI चाहिए ना। CI का फार्मूला था P इंटू 1 प्लस R/100, इसको बड़ी ब्रैकेट कर दे, R/100 का पावर T इंटू 1 प्लस R इंटू A/B/100, यही आपका फार्मूला था ना, यही फार्मूला है ना। यानी कि सर इसको आप समय को देखिए, अब ये T आपका दो तरह से A/B में, ये 2 पूर्णांक इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये T प्लस 1/A/B के रूप का है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे फॉर्मेट, तो आप लोगों से सारे स्टूडेंट से बनेगा। हम केवल हिंट्स कर रहे हैं बच्चों, आप लोगों को केवल हम हिंट्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सारे स्टूडेंट भाग कर रहे हो जी, भाग कर रहे हो, भागना नहीं है सर, भागना मना है। देखो दोस्तों, इसका आंसर तो पता ही है, इसका आंसर तो पता ही है दोस्तों। x का वैल्यू इतना दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है x का मूल मान क्या होगा, तो इसका डायरेक्टली आप क्या करें दोस्तों, रूट के अंदर जो भी डिजिट है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे आवाज़ गुणनखंड में, यानी प्राइम नंबर में, और जोड़ है तो सबसे बड़ा वाला ले लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। जोड़ है सबसे बड़ा वाला ले लेंगे। अगर आपके एग्जाम में 6 रहा, 6 को फैक्टर करेंगे 2 गुने 3, अगर प्लस रहा तो बड़ा वाला, और छोटा रहा तो माइनस रहा तो छोटा वाला, ठीक ना। तो आज हमारे साथ प्लस है, और 2 का फैक्टर 2 गुने 1 होता है ना, 2 गुने 1 होता है। चलिए सर, अगला सवाल है और लास्ट हमारा मैथमेटिक्स का है कि एक वर्ग की भुजा है ना 8 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी। देखिए दोस्तों, एक वर्ग है जिसकी भुजा हम लोग 8 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल 120 बढ़ जाता है। तो सवाल पूछ रहा है कि भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि एक वर्ग का भुजा मान लिया जाए x है, मान लिया जाते हैं कि जो भुजा है साइड है ना, जो साइड है वह क्या है, a है, मान लिया जाए a है। तो आप लोगों ने एरिया भी पढ़ा होगा, भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कहता है दोस्तों कि भुजा को हम 8 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं, है ना, यानी जो हमारा अब नया जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर बढ़ गया, 8 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो सर अब बताइएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप ही लोग बताइएगा कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, भुजा स्क्वायर बढ़ेगा ना। इस साइड कितना से बढ़ेगा, इस साइड कितना से बढ़ेगा, जल्दी से बताइए तो आप लोग। हाँ जी बताइए जल्दी से फटाफट। कहता है ना कि क्षेत्रफल में 120 से, क्षेत्रफल हमारा x स्क्वायर था तो इसमें 120 जुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ से आप a का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, और बराबर a स्क्वायर प्लस 120। अब एक साइड ला लेते हैं सबको। अब सबको आप क्या करिए, एक साइड ले दीजिए। तो हम भी वही दिमाग लगा रहे हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है
हम भी क्या किए दोस्तों, सारे लोगों को एक साइड बुला दिए। अब देखिए प्लस माइनस खत्म, ये प्लस सॉरी ये तो माइनस हो जाएगा ना, ये हमारे सामने यहाँ पे गलत है ना, यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 64 में से 120 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 16A बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर हम घटाते हैं 64 में से, अगर हम लोग 120 में से 64 को घटाते हैं, 120 में से 64 को घटाते तो -56 आएगा, और ये इक्वल के ऊपर डी ले जाएंगे तो +56 हो जाएगा। और 16 में इसे जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, कितना आएगा 3.5 आएगा, है ना, यानी ए का वैल्यू 3.5, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, है ना। बोलिए सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे, सभी का सभी लोग बताएंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश के सवाल को करिए दोस्तों। यहाँ पे 43 नंबर आपके सामने है, विच वन इज इनकरेक्ट, जल्दी से बताइए। हाँ तो दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का आ चुका है, आपने भी मैथ का क्लास कर लिया। तो चलिए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। विच वन इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट करने का मतलब आप लोग जानते होंगे निम्नलिखित में से कौन गलत है। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों इट्स लंच टाइम, ऑप्शन नंबर बी में इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों इट्स अ सेम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है द ट्री नीड्स इट्स ब्रांच ट्रिम्ड, यानी कि जो पेड़ है उसकी शाखा को क्या है, काटने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बताइएगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर शेयर कीजिएगा जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है आपका किसी अलग स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, सो डेट्स वाई यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग किसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इनकरेक्ट है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ड इज़ इनकरेक्टली स्पेल्ड इनकरेक्टली, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड है जो गलत है। ऑप्शन ए में है इग्नोरेंट, ऑप्शन बी डिफेंड, ऑप्शन सी एसिलरेट, ऑप्शन डी रिपेल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। सबका आंसर गलत आ रहा है, पवन कुमार का सही आंसर आया, पवन कुमार यादव। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा इग्नोरेंट। जानते हैं क्यों, क्योंकि इग्नोरेंट ऐसे लिखाता है, इग्नोरेंट जो होता है दोस्तों आपका ऐसे लिखाता है, यही कारण है कि आपका ए होगा। यहाँ पर ई दिया हुआ है जिसके कारण क्या है, इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नीचे अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है विच वन इज़ करेक्ट वर्ड, विच वन इज़ करेक्ट वर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा दोस्तों ट्रैवलिंग, बी नंबर में है रेमिटेंस, सी में दोस्तों किडनैपिंग, और ऑप्शन डी में है इक्विटेबल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका क्या होगा, जल्दी से अपने दोस्तों को इसमें शेयर कर दीजिए। और कॉन्स्टेंट ऑन योर क्वेश्चन, कॉन्स्टेंट बना कर रखिए, क्योंकि विदाउट कॉन्स्टेंट यू विल नॉट गेट सक्सेस, सो डेट्स वाई यू आर कॉन्स्टेंट ऑन देयर प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल एज रियल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंट विज इज़ द वेग पावर ऑफ योर एनर्जी, तो कांस्टेंट बना के रखिए, ठीक है ना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके रखिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्रैवलिंग। क्या होगा, यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड है वो आपका ट्रैवलिंग जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट बर्ड स्पेल्ड। ऑप्शन ए में है कार्पिशियस, ऑप्शन बी में है ऑपिशियस, सी में दोस्तों फैलिसियस, और डी में है डेलिशियस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर शेयर कीजिएगा 46 नंबर का। यहाँ पर 46 नंबर का करेक्ट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, कार्पिशियस जो होता है, यहाँ पर कैप्रिशियस जो होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा जी, 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज एन एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूज, दिस इज एन एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूज यानी कि कम। ऑप्शन ए में दोस्तों लॉ, बी में कॉर्स, सी में स्कैंटी, और डी में है रिस्की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। बहुत ही अच्छा आंसर आप लोग बता रहे हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा जी। चलिए बहुत ही अच्छा आंसर बता रहे हैं, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब क्या होता है, दरिद्र होता है, ठीक है ना। स्कैंटी का मतलब
दरिद्र होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज नॉट सिनोनिम ऑफ पॉइज। पॉइज का सिनोनिम कौन नहीं है? सिनोनिम आप लोग जानते होंगे, यानी कि उसी का समानार्थी जो वर्ड होते हैं उसी को सिनोनिम बोलते हैं। ए में है बैलेंस, बी में फ्लोरिड, सी में काल्म और डी में कंपोजर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। चलिए सबका भी आंसर सही नहीं आ रहा, सबका आंसर सही नहीं आ रहा, जल्दी से आप लोग सही आंसर बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो कैंडिडेट ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो सबका सही है। क्या होगा? फ्लोरिड इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर का फ्लोरिड करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज सिनोनिम ऑफ पिक। पिक का सिनोनिम कौन है? दिस इज सिनोनिम ऑफ पिक। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों प्लीज, ऑप्शन नंबर बी में राइल, ऑप्शन नंबर सी में लेफ्ट, ऑप्शन नंबर डी में अप्रूव। तो आंसर बताइए आप लोग, सभी लोग इसका आंसर बताइए। चलिए प्रियंका कुमारी, ज्योति, सभी लोग आंसर देना शुरू करती हैं, ए और बी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? जो कैंडिडेट बी ऑप्शन दे रहे हैं वो सबका सही है। वी वाले कैंडिडेट सबका सही है। ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा, राइल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? पिक का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? राइल होता है। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका उपसर्ग से क्वेश्चन लिया गया है। द सफिक्स यानी कि आईसी मीन्स क्या होगा? द सफिक्स आईसी मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए फुल ऑफ, ऑप्शन बी इक्वल टू, ऑप्शन सी बिलोंगिंग टू, ऑप्शन डी अपोजिंग। तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा आप लोग आंसर। यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बिलोंगिंग टू, यानी कि बिलोंगिंग टू को हिंदी में बोलते हैं से संबंधित। क्या बोलते हैं? बिलोंगिंग टू को हिंदी में बोलते हैं से संबंधित। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है 10 नंबर। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 51 का क्वेश्चन देखते हैं, दिस मीन्स डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है? डिलीजेंट मीन्स होता क्या है? ऑप्शन ए में दोस्तों एक्रोनिम्स, ऑप्शन बी में एकोलाइट, ऑप्शन सी में एसिडिविवस, ऑप्शन नंबर डी में है एसिडियस। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग आंसर देना शुरू कीजिए। यहाँ पर आपका 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा जी? तो ऑप्शन नंबर डी। जो कैंडिडेट ऑप्शन डी बोल रहे हैं बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आंसर देने वाले डी हैं। हाँ बहुत ही अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, द प्लूरल ऑफ रैली। रैली इज, रैली का प्लूरल क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दोस्तों रैलीज, ऑप्शन नंबर बी में रैलाइज, ऑप्शन नंबर सी में रैलेज और ऑप्शन नंबर डी में रैलीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जिसके लास्ट में रहता है उसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो IES ऐड होता है। ठीक है ना, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द प्लूरल ऑफ काल्फ इज। काल्फ का प्लूरल क्या होता है? काल्फ का प्लूरल क्या होता है? तो ऑप्शन ए कलवास, ऑप्शन बी काल्फ्स, ऑप्शन सी काफ्स, ऑप्शन नंबर डी काल्फ्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जानते क्यों? जहाँ पर एफ लगा रहेगा लास्ट में तो उसके अंत में VES ऐड करके प्लूरल बना देते हैं। तो इसीलिए 53 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन है, डैट इन इनडायरेक्ट स्पीच विल बिकमिंग फॉलोइंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि डायरेक्ट जो है वो आपका क्या है? डैट जो है डायरेक्ट स्पीच में है और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? तो ऑप्शन ए इट, ऑप्शन बी दिस, ऑप्शन सी दिस, ऑप्शन डी में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में क्या है? दोज। तो यहाँ पर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर मिस्टेक हो गया इन, ठीक है ना, यहाँ पर डायरेक्ट होगा। तो डैट का क्या होगा? तो डैट का हो जाएगा दिस। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डैट का दिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु एवर इज अ प्रोनाउन ऑफ द फॉलोइंग काइंड। हु एवर जो है वो किस प्रोनाउन के भेद का उदाहरण है? ऑप्शन ए न्यूमरल प्रोनाउन, बी रिलेटिव प्रोनाउन, सी इंडेफिनिट प्रोनाउन, डी पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन 56 नंबर। द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर लिविंग बोथ एंड लैंड एंड वाटर इज, लिविंग बोथ एंड लैंड एंड वाटर इज। तो ऑप्शन ए में दोस्तों एम्बिजस, ऑप्शन बी में है एम्बिडेक्स्ट्रस, ऑप्शन नंबर सी में एम्फिबियन, और ऑप्शन नंबर डी में है एनाक्रोनिज्म। तो 56 का करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से आप लोग लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। वाह, बहुत ही आप लोग आंसर दे रहे हैं। आपको दोस्तों बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। आपको कम से कम 230 प्लस मार्क्स लाना है, तो डेली इसी तरह से शाम के 8 बजे टेस्ट का लाइव क्लास में जुटें। चलिए दोस्तों, अब आप आगे पढ़ें जीके का क्वेश्चन। जीके नहीं है सर, हिंदी। हिंदी है, हाँ, चलिए दोस्तों, ये लीजिए आपके सामने 57 नंबर सवाल। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, बस कुछ देर का इंतज़ार है, कुछ देर का इंतज़ार है। अभी मंजिल बाकी है सर, मंजिल अभी हमने छोड़ा नहीं है। चलिए, जगह रहना है, जगह रहना है। चलिए पहला सवाल है दोस्तों, अर्जुन ने कर्ण को मारा, इसमें उद्देश्य की पहचान करना है। कर्ण को मारा अर्जुन ने, इनमें से कोई नहीं। उद्देश्य क्या था दोस्तों? उद्देश्य की पहचान करनी है। चलिए ज़बरदस्त तरीके से एक बार दबा के लाइक और शेयर ठोक देंगे सर, है ना? दबा के लाइक और शेयर ठोकिए तो बहुत अच्छा सर। यहाँ पे अर्जुन ने यहाँ पे एक उद्देश्य की पहचान की। अर्जुन का उद्देश्य था सर कर्ण को मारना, है ना? तो ये किसका उद्देश्य था? उद्देश्य किसका था? अर्जुन का था। तो ये हमारा उद्देश्य की पहचान हुआ। ठीक ना, ठीक ना। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल कहता है दशानन में कौन सा समास है? 58 नंबर सवाल था, दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष। बहुत अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है तो बहुत अच्छा, बहुब्रीहि समास इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर की आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है दोस्तों, दबा के लाइक और शेयर ठोकेंगे। चलिए अगला सवाल दोस्तों कहता है रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, है ना? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर सारे स्टूडेंट्स मुझे याद रखेंगे, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। गर्दा गर्दा कर देंगे सर, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जबरदस्त तरीके से एक बार दबा के लाइक और शेयर ठोकेंगे तो चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, है ना? अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कथित का विलोम शब्द क्या है? कथित का विलोम शब्द क्या है ना? कथ्य, अकथ्य, अकथित या कथनीय। कथित का जो विलोम शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है, वह क्या है? अकथित। क्या है? अकथित। अगर इसका विशेषण पूछा जाता, अगर आपसे इसका विशेषण पूछा जाता है तो याद रखें दोस्तों कथनीय हो जाएगा, यानी कहने योग्य, है ना? विशेषण इसका क्या हो जाएगा? कथनीय। ठीक ना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कहता है राम अभी आया है, वाक्य में क्रिया किस काल की है? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल? राम अभी आया है, यह जो वाक्य है, इस वाक्य में क्रिया किस काल की है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसका आंसर जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं, आसन्न भूतकाल इज द गर्दा गर्दा आंसर आया सर आप लोगों का, है ना? ऑप्शन नंबर यहाँ पे, है ना, बी वाले स्टूडेंट्स का सही है, आसन्न भूतकाल होगा। राम अभी अभी आया है ना, राम अभी अभी आया ना, पूरा हुआ है ये कंप्लीट नहीं पता लग रहा है ना, लेकिन आया है सर अभी अभी, तो आसन्न भूतकाल इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द है। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? आग्रह, संग्रह, ग्रहण, विग्रह। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे इसका आंसर। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? बहुत अच्छा दोस्तों, जबरदस्त तरीके से आप लोग दबा के लाइक और शेयर करेंगे। अभी जीके का सवाल बचा हुआ है, और इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, विग्रह हो जाएगा। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विग्रह होगा। जैसे हम बता रहे हैं ना, और उसी आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से टिक करके बताना है, टिक करके बताना है। ठीक ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है निम्नलिखित में किरण का पर्यायवाची नहीं है। मरीचि, रश्मि, पुष्कर या दीप्ति। बताइए निम्नलिखित में से किरण की पर्यायवाची नहीं है। मरीचि, रश्मि, पुष्कर, दीप्ति।
हाँ जी, बहुत अच्छा दोस्तों, सारे स्टूडेंट आंसर बता रहे हैं। चिंटू, रवि रंजन, श्वेता, सोनी, विनीता यादव, कुसुमलता कुमारी, हैप्पी सिंह, मेघा, इंद्रशान, है ना, टारगेट वाईटी। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, है ना। आप ही लोग का सिलेक्शन होगा। किसका सिलेक्शन होगा सर? जो मेहनत करेगा उसी का ना सिलेक्शन होगा। अब जो बैठ करके सोच रहा है कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना चाहिए, तो सोचे वाला के नहीं, मेहनत करे वाला के मिलता है ना। कहा जाता है ना कि सपनों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? किरण का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है पुष्कर। पुष्कर हमारा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 5, 8। तो दोस्तों, रचना के आधार पर दोस्तों आप सभी को उम्मीद है आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं ना, 3 प्रकार के वाक्य 3 प्रकार के होते हैं सर, पढ़े हैं ना आप लोग? सब चीज़ पढ़ाया गया सर आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 का, रामचरितमानस किस बोली में लिखी गई है? रामचरितमानस की रचना किस बोली में हुई है? ब्रज बोली या फिर कनौग, बघेली, अवधी? बताइए फटाफट, सारे स्टूडेंट मुझे आंसर बताएंगे। रामचरितमानस की जो रचना हुई है किस भाषा में की गई है? तो अवधी भाषा में की गई है। ठीक है, रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। अगला सवाल दोस्तों, पूस की रात, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय, निराला या फिर प्रसाद? बताइए जल्दी से फटाफट, सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे। पूस की रात के कहानी के लेखककार कौन है दोस्तों? तो प्रेमचंद जी है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आजन्म में हमारा क्या दोस्तों? अव्ययी भाव समास है ना, आजन्म में हमारा अव्ययी भाव समास है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अकल की दुम का अर्थ क्या है? अकल की दुम का अर्थ क्या है? अपने को बड़ा होशियार समझना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अपने को बड़ा होशियार समझना, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि अकल की दुम का अर्थ बताता है। अगला सवाल है दोस्तों, स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर प्रेमचंद? कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट मुझे आंसर बताएंगे। बताइए जल्दी से फटाफट। चलिए, आंसर तो आ रहा है। सारे स्टूडेंट अभी तक से लाइक और शेयर नहीं किए सर। हाँ जी, लाइक और शेयर अभी तक से नहीं आया, मज़ा नहीं आ रहा है सर। लाइक और शेयर में मज़ा नहीं आ रहा। आप लोग लाइक और शेयर नहीं किए अभी तक से। देखिए अभी तक से 1000 भी लाइक नहीं हुआ है सर। गजब आप लोग करते हो। आप लोगों के साथ 1.5 घंटा से लोग बैठे हुए, आप लोग 1000 लाइक भी नहीं किया अभी तक से, है ना। तो कम से कम लाइक और शेयर तो बनता है ना। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है ना। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा महादेवी वर्मा के, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों, कौन सा अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध शब्द है ना, कौन सा शब्द अशुद्ध है? अनाथियो, गायिका, प्रेषी, है ना, और एक है सृष्टि। तो यहाँ पे तो दोस्तों सारा चीज़ सही लग रहा है। अनाथियो यहाँ पे गलत वर्ड है, अशुद्ध वर्ड है, ठीक ना। अनाथियो होता है, ठीक ना। अगला सवाल दोस्तों, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बताइए जल्दी से, कपड़ा का पर्यायवाची कौन नहीं है? कपड़ा का पर्यायवाची कौन है? वासव, अंबर, पट या चीर? कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाँ दोस्तों, अंबर मतलब देखिए दोस्तों, अंबर मतलब होता है आकाश, ठीक ना। और एक अंबर इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसका भी मतलब क्या होता है दोस्तों? पर्यायवाची। यहाँ पे कपड़ा भी होता है। तो फाइनली दोस्तों हमारा अंबर तो यहाँ पे अलग दिख रहा है
है ना। पट का मतलब भी वस्त्र होता है, चीर का भी मतलब वस्त्र होता है, वासव का मतलब वस्त्र होता है, एक अंबर का मतलब आकाश भी होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीका से आपका ऑप्शन के आधार पे ये हो जाएगा। ऐसे अंबर भी होता है इसका पास, ठीक ना, अंबर भी होता है, लेकिन डिफरेंट तरीका से हम लोग सोचेंगे तो आंसर हम लोग का बी होगा। अगला सवाल दोस्तों अब जीके का आ गया। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। अब जीके के सवाल आपके स्क्रीन पे आ गए दोस्तों। जीके का ये तो आप लोगों ने किया है ना। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, गुजरात से। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, गुजरात से। चलिए अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। टेस्ट नंबर पहला का सवाल है दोस्तों। बिहार दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। सारे स्टूडेंट बता रहे हैं बी, तो सारे स्टूडेंट का सही है, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था। फटाफट सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे आंसर कमेंट सेक्शन में। सारे स्टूडेंट बताएंगे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कमेंट सारे को, है ना। 1757 में, 1584 में, 1774 में, 1764 में और 1765 में। बताइए जल्दी से फटाफट सारे स्टूडेंट। बहुत अच्छी बात है। श्रवण कुमार, ज्योति प्रकाश, निशु, अनन्या, है ना, प्रीति, ज्योति, सिंटू, प्रिया, विपिन, है ना, कृष्णा, जलेशा, प्रवीण, तुलसी, देवी, है ना, बाहुबली। बहुत अच्छी बात है। अमन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 1764 ईस्वी में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगला सवाल, होम रूल लिंग की स्थापना कब हुई। होम रूल लिंग की स्थापना कब हुई, 1815, 1911, 1910, 1916। जल्दी जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट मुझे आंसर। बहुत अच्छी बात है। अलीशा, मीना, चांदनी, रिमझिम, है ना, बहुत अच्छी बात है। रॉकी, अभिजीत, गणेश, निक्की, साध्या, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर आप लोगों से सारे स्टूडेंट्स आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी 1916 ईस्वी को बता रहे हैं इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। होम रूल लिंग की स्थापना 1916 में हुआ था। अगला सवाल दोस्तों, आग का आविष्कार किस काल में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आग का आविष्कार दोस्तों पूरा पाषाण काल में हुआ था। आविष्कार का मतलब होता है नया चीज़। यहाँ पे खोज भी कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। तो आविष्कार, आग का तो खोज हुआ था, आग पहले भी था लेकिन यूज नहीं लोग करते थे। तो पूरा पाषाण काल यहाँ पे याद रखेंगे, आग की खोज हुई थी। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और यहाँ पे आंसर सरयू नदी होगा। यहाँ पे आंसर सारे स्टूडेंट्स का क्या होगा दोस्तों, सरयू नदी होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का सही है। इराक का पुराना नाम क्या है दोस्तों, ये भी सवाल आपके 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। इराक का पुराना नाम, है ना, मानचूको, मेसोपोटामिया, पार्शिया या फिर दामोही। तो इसका आंसर मेसोपोटामिया हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ज़बरदस्त तरीके से एक बार दबा के लाइक और शेयर स्टूडेंट कर देंगे ना। जो स्टूडेंट लाइक और शेयर नहीं किया सर, एक बार दबा के लाइक और शेयर कर देंगे, है ना। कम से कम तो दोस्तों 1.5 1.6 कम से कम लाइक हो जाने चाहिए। अभी तक से 1000 लाइक है सर, गजब लग रहा है अभी। चलिए अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नील ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो आप लोगों को पता ही है, पृथ्वी को कहा जाता है। सारे स्टूडेंट्स को पता ही है पृथ्वी को कहा जाता है ना। ये सब सवाल आपके एग्जाम का लेवल का है सर। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये भी सवाल आपके एग्जाम के लेवल का है। जितना सवाल दिख रहा है वो आपके एग्जाम के लेवल का सवाल है सर, है ना। 1966 में, 2013 में, 1910 में, 2017 में। देखिए जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों वह कब हुई थी, तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा। 1966 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी और 1967 यानी 1 साल तक ये जर्नी चली थी, ठीक ना, 1 साल तक चली थी। आगे बढ़ते दोस्तों, तो राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति को चुनता है, तो याद है दोस्तों राज्यसभा में अगर राष्ट्रपति का हक की बात करें तो 12 गो चुनता है। कितना चुनता है, 12 गो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो लोग टिक किए थे वहाँ पे उनका सही है सर, ठीक ना, उनका सही था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, फ्रांस की मुद्रा क्या है। फ्रांस की मुद्रा क्या है, यूरो, येन, डॉलर, पेशो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे फ्रांस की मुद्रा क्या है। हाँ बताइए तो, गुड्डी, बबली, बेबी, है ना, रॉकी, मोहिनी, अर्चना, है ना, शिवानी ओबरोय, बहुत अच्छी बात है, आर के, खुशबू, पूजा, पूनम, नेहा, सुमी कुमारी। चलिए सारे स्टूडेंट आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा यूरो। फ्रांस का जो मुद्रा होता है वो क्या होता है, यूरो होता है। अगला सवाल दोस्तों, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार आप लोग को पता है ना, टोरिसेली ने कराया था। टोरिसेली ने कराया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा।
अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 कहता है भारत का पहला T20 मैच कब खेला गया। भारत का T20 क्रिकेट मैच पहला कब खेला गया? 2003, 2006, 2005, 2004। सवाल को पहले अच्छा से समझिए, भारत ने पहला T20 क्रिकेट मैच कब खेला? तो भारत ने दोस्तों यहाँ पे, ठीक ना, टाइपिंग मिस्टेक है, भारत ने, है ना, तो यहाँ पे 2006 में खेला था, है ना। अंतर्राष्ट्रीय एगो सवाल था जो 2020 में आया हुआ था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब शुरुआत हुआ था? तो 2005 में हुआ था वो। भारत ने कब खेला था? तो 2006 से खेला था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो आंसर याद रखना है, वियदर्थ। वियदर्थ था दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वियदर्थ था, ठीक ना, याद रखना है। अगला सवाल दोस्तों, जनरल डायर की हत्या किसने की? है पता है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी ने किया था, जनरल डायर ने। तो इसकी हत्या किसने की? भगत सिंह, उधम सिंह, सुखदेव या फिर दोस्तों चंद्रगुप्त। आंसर याद रखिए दोस्तों, उधम सिंह ने किया था। किसने किया था? उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी, ठीक ना। अगला सवाल दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? मुंबई, गुजरात, है ना, बंगाल या फिर गोवा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, आंसर दोस्तों याद रखना है, गुजरात में है ना, गुजरात में दोस्तों। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और ये विश्व की सबसे बड़ी ऊंची क्या मूर्ति है? पहले थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लेकिन अब हो गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे है। श्वेत हाथियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? श्वेत हाथियों का क्षेत्र थाईलैंड कहलाता है सर। श्वेत हाथियों का क्षेत्र थाईलैंड कहलाता है, या फिर सफ़ेद हाथियों का क्षेत्र, श्वेत कहिए चाहे सफ़ेद कहिए, बात बराबर है, ठीक ना। अगला सवाल है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सभी लोगों को आंसर इसका पता होना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार जो दोस्तों वह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को बताएं, एकदम गर्दा गर्दा कर दिए सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, कनौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कनौज किस नदी के किनारे बसा हुआ? गंगा, गोमती, कृष्णा, सतलज। तो आंसर याद रखना दोस्तों, जो कनौज है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट्स का सही है। तो देख सकते हो दोस्तों, 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी, है ना। भर भर के कमेंट में सारे स्टूडेंट बताएंगे, ठीक ना, उनको यहाँ पर से हट दिया जाएगा। और बाकी दोस्तों यहाँ पे आंसर शीट आपका यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके पास आंसर शीट भी रहेगा। और ये चीज़ें आपको टेलीग्राम पे दिया जा रहा है, ठीक है। टोटल लर्निंग का टेलीग्राम है दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम पे लिखिए, क्या लिखिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे यही चीज़ है, कैपिटल T स्मॉल TAL टोटल, और कैपिटल LEARNING टोटल लर्निंग, ये लिखिएगा, आ जाएगा, उसको ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगा। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।